नेक्स्ट है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। आपने जो भी पीएन जंक्शन बनाया है, जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने से पहले उस पीएन जंक्शन पर आपको मेटेलिक कांटेक्ट करने पड़ेंगे पीएन जंक्शन के एंड्स पर। तो अब जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ पीएन जंक्शन विद मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स। क्यों कर रहे हैं मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स? क्योंकि आपको जब उससे बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा कंडक्शन वायर के थ्रू, तो आपको मेटेलिक कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो है वो मेटेलिक कॉन्टेक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। बैटरी को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन जो होता है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस मेटेलिक कांटेक्ट कर देते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड को सिंबॉलिकली हम इस तरह से दिखा सकते हैं। आप देखिए, एक तो एरो हमने बनाया है, ये एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी टाइप को। और ये जो लाइन हमने बनाई है, लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन टाइप को। और ये टर्मिनल्स हमने लगा दिए जहां पर हम बैटरी लगाएंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है बच्चों, वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। अब हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, पीएन जंक्शन डायोड को हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, तो दो तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। अब बायस क्या होता है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देना ही बायस होता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, बायसिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज कॉल्ड बायसिंग। जब भी हम किसी पीएन जंक्शन डायोड के टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बायसिंग में है। अब बायसिंग दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। अब फर्स्ट है बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड आपके पास है। पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप को अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को अगर आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो आप देखिए, इन फॉरवर्ड बायसिंग पी टाइप इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड एन टाइप विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। यहां देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड आपको दिया हुआ है और पीएन जंक्शन डायोड का पी जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से है और एन जो है वो बैटरी के नेगेटिव से है। तो हम कहेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। इसको हमने यहां भी दिखाया हुआ है, पी टाइप जो है वो पॉजिटिव से और एन टाइप जो है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है बच्चों, तो फॉरवर्ड बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोथ डिक्रीजेस, दोनों ही डिक्रीज होती हैं। क्यों डिक्रीज होती हैं, इसको आप समझिए। ये आप देखिए, ये पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो एक तरह से हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, वो इस डायरेक्शन में लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। और यहां पे डिप्लेशन लेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी बच्चों, ई आई, वो होगी एन टाइप से पी टाइप की ओर, राइट। तो एक तरह से जो डिप्लेशन लेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था वो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ई आई के जो इफेक्ट है उसको ये कम करेगा, राइट। और दूसरा जो है ये पॉजिटिव है, इसमें जो मेजॉरिटी होल्स हैं, होल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और इधर जो नेगेटिव है इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो एक तरह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो अभी यहां से यहां तक थी, ये डिक्रीज होकर यहां से यहां तक रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक तरह से क्या हुआ, जब हमने फॉरवर्ड बायस में लगाया तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो गई। और दूसरा यहां पर VB जो है, VB क्या होता है बच्चों, VB इज इक्वल टू होता है EI इंटू स्मॉल d के बराबर। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है वो डिक्रीज हो गई, तो VB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ध्यान रखना है, एक तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है वो डिक्रीज होती है और हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है बच्चों रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में हम P को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और N को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यहां देखिए, इन रिवर्स बायसिंग P टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड
एन टाइप विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहां पर हमने P को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और N को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि PN जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी हमने वही P को हमने नेगेटिव से और N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब इन रिवर्स बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोथ इंक्रीजेस, यहां पर इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा उसको हम समझते हैं। आप ये देखिए, ये PN जंक्शन डायोड है, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो एक तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया उसकी डायरेक्शन किधर रखी बच्चों, N रीजन से P रीजन की ओर, राइट। और इसके अंदर डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन भी N से P की तरफ ही है, तो एक तरह से ये EI के इफेक्ट को बढ़ाएगा, राइट। अब आप देखिए, ये पॉजिटिव है और इसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इधर नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर। तो फाइनली क्या होगा बच्चों, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो यहां से यहां तक थी वो थोड़ा इधर पहुंच जाएगी, राइट, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है और डिप्लेशन लेयर की विड्थ जब इंक्रीज होगी तो हम जानते हैं कि VB इज इक्वल टू EI इंटू स्मॉल d होता है। तो D इंक्रीज देन VB विल बी इंक्रीज। तो इस केस में क्या होगा, इन रिवर्स बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोथ इंक्रीजेस। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होती है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होता है, और रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर बोथ इंक्रीजेस। नेक्स्ट है बच्चों फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कब ड्रॉ किया जाएगा, जब PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उस समय I और V मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ड्रॉ करने के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो आपको दिया हुआ है। यहां देखिए, एक PN जंक्शन डायोड है। इस PN जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस में किया, मतलब हमने P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, N को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया और इसमें फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए हमने एक मिली एमीटर लगा दिया। मिली एमीटर हमने इसलिए लगाया है बच्चों क्योंकि करंट जो है वो मिली एम्पियर रेंज की होती है फॉरवर्ड बायस में, राइट। यहां पर हमने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, यहां एक की लगाई हुई है। रियोस्टेट की हेल्प से हम PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो स्टार्ट होगा, जिसको हम मिली एमीटर से मेजर कर सकते हैं, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आप देखिए यहां पे ये दिया हुआ है आपको डायग्राम। PN जंक्शन आपको दिया हुआ है, P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, N को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। जैसे ही हमने ये टर्मिनल पॉजिटिव किया और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके अंदर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेवलप कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, जो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था जिसको हमने बोला था EI, राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस EI के इफेक्ट को कम करेगा, ठीक है। तो जैसे से आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, आप देखिए जब वोल्टेज की वैल्यू 0.1 वोल्ट आप रखेंगे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जब आप 0.1 वोल्ट यहां पे रखेंगे, 0.1 वोल्ट आपने वोल्टेज कर दिया, तो क्या होगा, EI का इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। EI का इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी हैं उनको ये रोकेगा और होल जो यहां पे मेजॉरिटी है उनको भी जंक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट तक जब हम बढ़ाएंगे, हम जानते हैं कि VB की जो वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट होती है, तो 0.7 वोल्ट जब मैं इस बैटरी का वोल्टेज कर दूंगा तो क्या करेगा, ये पूरे के पूरे डिप्लेशन लेयर को खत्म कर देगा, राइट। जब डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया तो EI का इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया, और EI का इफेक्ट खत्म हो गया तो अब क्या होगा, केवल इसी का इफेक्ट रहेगा, और इसकी डायरेक्शन किधर है, P रीजन से N रीजन, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये वाला मिल गया तो बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है बच्चों वो किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और एकदम जो है वो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन फॉरवर्ड बायसिंग लार्ज करंट फ्लोज फ्रॉम P रीजन टू N रीजन।
लार्ज करंट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी बच्चों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, राइट? ड्यू टू मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज वेरी स्मॉल। क्योंकि करंट बहुत ज्यादा आपको मिल रही है इसलिए रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा, और रेजिस्टेंस कितना होता है? 100 ओम के आसपास होता है, राइट? तो यहां पर आप देखिए ये IF है यानी कि फॉरवर्ड करंट, ये VF है मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, 0.2 किया, 0.4 किया, 0.6 किया, 0.6 तक तो आप देखिए करंट लगभग जीरो ही है। क्योंकि जब आप इस बैटरी का वोल्टेज 0.6 तक कर देंगे तो क्या होगा? ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बच्चों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रहा है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज की वैल्यू 0.7 के बाद बढ़ा देंगे, तो 0.7 क्या है बच्चों? पोटेंशियल बैरियर। 0.7 के बाद जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, आप देखिए करंट एकदम इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? जब आपने इस वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से बढ़ाई तो ये डिप्लेशन लेयर का जो इफेक्ट है, मतलब EI का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, और मेनली इफेक्ट किसका रहेगा? जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसी का ही इफेक्ट रहेगा, राइट? तो करंट जो है वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए 0.7 के बाद करंट एकदम बढ़ना स्टार्ट हो गया, और इस 0.7 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज भी बोल सकते हैं, राइट? यहां पे इसको क्या बोलेंगे? 0.7 वोल्ट को नी वोल्टेज। और अगर मैं जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर लेता हूं बच्चों, तो जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर के लिए VB की जो वैल्यू होती है वो 0.2 वोल्ट होती है। तो 0.2 वोल्ट के बाद ही करंट एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। आप देखिए ये PN जंक्शन डायोड है, हमने P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है और N को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। करंट की वैल्यू, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, इसलिए करंट कम होती है, और वो जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है। तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? माइक्रो अमीटर लगा दिया। ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में तो हम मिली अमीटर लगाएंगे और रिवर्स बायस में हम माइक्रो अमीटर लगाएंगे। यहां पे RH हमने लगा दिया है। PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, और करंट को मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? माइक्रो अमीटर लगा दिया। अब देखिए इन रिवर्स बायसिंग स्मॉल करंट फ्लोज फ्रॉम N टू P रीजन। फॉरवर्ड बायस में करंट किधर फ्लो होती है बच्चों? P रीजन से N रीजन की ओर। रिवर्स बायस में करंट किधर फ्लो होगी? N रीजन से P रीजन की ओर। ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरवर्ड बायस में करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, राइट? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इज वेरी लार्ज। कितना होता है बच्चों? 10 किलो ओम। 10 किलो ओम का मतलब क्या हो गया? 10,000 ओम। इतना रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में होता है। अब यहां देखिए, यहां पर हमने क्या किया है? P को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट? अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया वो किधर लगाया? ये तो हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में लगा दिया, और यहां पर जो EI है वो भी N रीजन से P रीजन की ओर है। तो एक तरह से ये इसके इफेक्ट को बढ़ाएगा। बढ़ा दिया। जब इसके इफेक्ट को बढ़ा दिया तो क्या होगा बच्चों? इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, उनको तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन को क्रॉस करने से रोक देगा। लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन और इसमें जो माइनॉरिटी होल्स हैं, उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन को क्रॉस करने देगा। तो एक तरह से इस जंक्शन को क्रॉस कौन कर रहा है? माइनॉरिटीज क्रॉस कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होगा, और माइनॉरिटी क्योंकि बहुत कम है इसलिए करंट की वैल्यू भी बहुत ही कम होगी, राइट? तो यहां पर आप देखिए ग्राफ जो है यहां पे नीचे दिखाया गया है। ध्यान रखना है, रिवर्स बायस में जो हम ग्राफ दिखाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, और फॉरवर्ड बायस में जो ग्राफ दिखाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, क्योंकि हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, और पोलैरिटी चेंज करने से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। आप देखिए फॉरवर्ड बायस में करंट P से N रीजन की ओर फ्लो होती है, और रिवर्स बायस में करंट जो है वो N से P रीजन की ओर फ्लो होती है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और फॉरवर्ड बायस में ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां पर आप देखिए, और एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों आपको,
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम I को, करंट को हम y एक्सिस पे रखेंगे और वोल्टेज को हम x एक्सिस पे रखेंगे। तो यहां पे माइक्रो एम्पियर में करंट है, इसलिए हमने इसको IR रिवर्स बायसिंग करंट, और ये हो गया माइक्रो एम्पियर। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी आपने चेंज कर दी है तो वोल्टेज अब नेगेटिव लेंगे, तो वोल्टेज हम इस एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, पहले तो करंट जो है वो बहुत कम इंक्रीज हो रही है, फिर करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज हो गई, और जिस वोल्टेज पे ये हुआ उस वोल्टेज को हमने बोल दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? यहां देखिए, जब हम इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, तो आप देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, V/D। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस पीएन जंक्शन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू E इंटू E, और फोर्स लगाकर ये कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा तो आपको जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इस रीजन में से भी ब्रेक होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस रीजन में से भी ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड इस रीजन में से ब्रेक होंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बढ़ेंगे, और जब यहां से ब्रेक होंगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बढ़ेंगे। बढ़ गए तो यहां पर तो हमें किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहां पे होल बढ़ गया, मतलब माइनॉरिटी बढ़ गया, किसमें, पी रीजन में भी और एन रीजन में भी। जब माइनॉरिटी बढ़ गया है तो माइनॉरिटी बढ़ने की वजह से करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन होता है तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है बच्चों, नो बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। आप देखिए, नो बायसिंग में नेट करंट जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0 के बराबर। नो बायसिंग का मतलब हमने किसी भी तरह की कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, तो उस कंडीशन में नेट करंट जो होती है पीएन जंक्शन के अक्रॉस वो 0 होती है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो है, देखिए ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। और उस केस में यहां से यहां तक जो है वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ हो गई। अब हमने क्या किया है, फॉरवर्ड बायस में हमने कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा बच्चों, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो आप देखिए इसके कंपेयर में ये जो विड्थ है वो कम है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो भी कम हो गई। यहां पे पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये थी, यहां पे पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो कम हो गई। अब फॉरवर्ड बायस में मेनली जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से होती है, और मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से जो करंट फ्लो होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगी और ड्रिफ्ट करंट कम होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट तो होगी। तो नेट करंट जो फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस में वो डिफ्यूजन करंट ही होगा। तो नेट करंट जो है वो क्या है, आई डिफ्यूजन, ये ध्यान रखना है बच्चों। फॉरवर्ड बायस में जो नेट करंट फ्लो होगा वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का डिफरेंस होगा, और मेनली क्योंकि डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगी इसलिए मेनली जो नेट करंट फ्लो होती है वो डिफ्यूजन ही होती है। अब यहां पर रिवर्स बायस में हम बात करें तो रिवर्स बायस में हम जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ गई बच्चों। अब डिप्लेशन लेयर की विड्थ जब बढ़ गई तो क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन करंट कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जंक्शन पे मेजॉरिटी चार्ज करियर तो लगभग रुकी जाएंगे और माइनॉरिटी चार्ज करियर फ्लो होंगे। लेकिन जो आपको डिफ्यूजन करंट कम मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रॉस करके पहुंच जाएंगे। तो डिफ्यूजन करंट रहेगी,
ड्रिफ्ट करंट भी रहेगी, लेकिन डिफ्यूजन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ेगा, तो फाइनली नेट जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी बच्चों? ड्रिफ्ट करंट ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है, रिवर्स बायस में जो नेट करंट फ्लो होती है वो ड्रिफ्ट होती है, और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है? एन रीजन टू पी रीजन, और डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पी रीजन से एन रीजन। तो यहां पे एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है, आप देखिए पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज हो गई। तो यहां पे ये कंपैरिजन है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन पीएन जंक्शन। जब भी हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे हम रिवर्स बायस में ही बात करेंगे। अब रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों? जंक्शन के अक्रॉस एन से पी रीजन की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं EI, और जब रिवर्स बायस में हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं उसकी डायरेक्शन भी N से P रीजन की ओर होती है। तो एक तरह से EI और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है EI एंड E both are in same direction. In same direction. अब सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा बच्चों? पीएन जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उन पे एक फोर्स लगेगा F = QE, और वो जो फोर्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले आएगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा, और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो वो पी रीजन में से भी होंगे और एन रीजन में से भी होंगे। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें मिलते हैं। तो एक तरह से पी रीजन में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले और एन रीजन में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले। तो आप देखिए पी रीजन में अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गया, और एन रीजन में अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी चार्ज करियर होल्स भी बढ़ गए, और माइनॉरिटी चार्ज करियर बढ़ने की वजह से रिवर्स बायस में जो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, राइट। तो यहां पर आप देखिए व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजिंग एज ए पर्टिकुलर वोल्टेज, द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज्ड टू अ लार्ज वैल्यू due to breaking valence bonds. This phenomena is called breakdown of the diode, and the voltage at which it occurs is called breakdown voltage, right? तो breakdown क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जिस वोल्टेज पे ये हुआ उसको हमने क्या बोला? ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। अब दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो होता है जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवेलांचे ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन कब होगा बच्चों? जब आप डॉपिंग बहुत ज्यादा कर देंगे। पीएन जंक्शन में आपने पी टाइप में भी डॉपिंग बहुत ज्यादा कर दी है और एन टाइप में भी आपने डॉपिंग बहुत ज्यादा कर दी है। जब डॉपिंग बहुत ज्यादा होती है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इफ पीएन जंक्शन डायोड इज हैवीली डॉप्ड देन द डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड इज थिन। जितनी ज्यादा आप डॉपिंग करेंगे डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है उतनी ही कम आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान भी रखना है, राइट। अब क्या होगा? हम जानते हैं कि V जो होता है वो E × D होता है, या फिर मैं कहूं कि E = V/D। अब आप देखिए जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां से मिलेगी? E = V/D से। जब आपने डॉपिंग बहुत ज्यादा कर दी है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो गई है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ जब डिक्रीज हो गई है तो सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए जो वोल्टेज आपको देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा बच्चों। तो जेनर ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है वो हमें कम मिलता है, मतलब कम वोल्टेज पर ही ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इफ पीएन जंक्शन इज हैवीली डॉप्ड then the depletion layer formed is thin, a small potential difference is required for developing high electric field। क्योंकि आप देखिए स्मॉल d डिक्रीज हो गया है तो E तो वैसे ही बढ़ना है,
तो हमें कम पोटेंशियल डिफरेंस पर ही हमें उतना ई मिल जाएगा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस बॉन्ड्स आर डायरेक्ट break and large number of electron hole pairs become free. This breakdown is called Zener breakdown, right? तो ये तो हमने बात की Zener breakdown। दूसरा क्या है बच्चों? Avalanche breakdown। Avalanche breakdown कब हम बात करेंगे? जब डोपिंग कंसंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगी, और विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जब ज्यादा होगी बच्चों तो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए जिस पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उस सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए जो आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? E इज इक्वल टू होता है V बाई डी के बराबर। तो जब D की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए V की वैल्यू भी हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा उस ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे? एवलांचे ब्रेकडाउन। तो if doping concentration is low, then the depletion layer formed is thick and large potential difference is required for breakdown. This is called avalanche breakdown. तो ध्यान रखना है बच्चों, Zener breakdown में क्या होता है? डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम होती है, तो हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, और एवलांचे ब्रेकडाउन में वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बच्चों डायोड रेजिस्टेंस। डायोड क्या है बच्चों? डायोड एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, और सेमीकंडक्टिंग डिवाइस जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस होती है। नॉन ओमिक डिवाइस का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब जिसमें V इज प्रोपोर्शनल टू I हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या होगा? सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, I और V के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आके वो कर्व आएगा। तो यहां पर देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफ टू टाइप्स। जब भी रेजिस्टेंस वेरी करता है तो हम दो तरह के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको हम AC रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम DC रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? RDC इज इक्वल टू वोल्टेज और उस वोल्टेज पे जो करंट है उसका रेशियो, वो तो हो जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। और जब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहां पे देखिए ये वोल्टेज आपको दे दिया, यहां पर ये करंट आपको दे दिया। अब ग्राफ कैसा होगा बच्चों? इस तरह से कोई ग्राफ होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर इस पर्टिकुलर यहां पे करंट की वैल्यू I1 है, यहां पे V1, तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, RDC अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? V1 अपॉन I1 से, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे RAC निकालना होगा तो मुझे दो वैल्यू गिवन रहेंगी, वोल्टेज की और उसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां से यहां की बात करूं, ये सेकंड वैल्यू हो गई, ये हो गई I2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो वोल्टेज हो गया V2। अब मुझे इस रीजन पे क्या निकालना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो RAC इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I में लिखूंगा, और डेल V किसके बराबर होगा बच्चों? V2 माइनस V1 के बराबर, और डेल I हो जाएगा I2 माइनस I1 के बराबर। तो इस तरह से मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसमें एज ए रेक्टिफायर काम करता है पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी में इसका यूज होता है, सोलर सेल में इसका यूज होता है, फोटो डायोड में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की, और जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करती है। अब AC को DC में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बैटरी को या मोबाइल को मुझे चार्ज करना है, तो मोबाइल को चार्ज जो है वो हम AC की हेल्प से नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? वहां पर AC को मुझे DC में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं वो होता है बच्चों रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें
तो अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इनटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेक्टिफिकेशन। और जिस डिवाइस को हम यूज में ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा बच्चों? AC का एक कंप्लीट साइकिल है। जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट साइकिल है AC का, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए केवल हाफ वेव, यहां से यहां तक का वेव अगर DC में कन्वर्ट हो रहा है और नेक्स्ट जो हाफ वेव है वो हमारा बेकार जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और डिवाइस को हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली हाफ वेव ऑफ AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहां देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में जिस AC वोल्टेज को मुझे DC में कन्वर्ट करना है वो AC सोर्स जो है वो यहां गिवन है, जिसका वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। यहां पर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है P1 P2 और ये सेकेंडरी कॉइल है S1 S2, राइट। बीच में ये कोर दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का और हमें इसको DC में कन्वर्ट करना है, AC को हमें DC में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप देखिए ये जो सर्किट है इसमें एक PN जंक्शन डायोड लगा हुआ है और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL। ठीक है। अब AC में क्या होता है बच्चों? AC में जो है किसी भी सर्किट में करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर करंट की डायरेक्शन x से y है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन y to x हो जाएगी। ठीक है। लेकिन DC में क्या होता है बच्चों? DC में सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? AC को DC में कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं कि AC में फर्स्ट हाफ साइकिल में जो पोलैरिटी है नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो जाती है। कैसे? आप देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करूं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, इस फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करूं तो मान लीजिए ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव बना और ये वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव बन गया, राइट। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना हुआ और ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव बन गया। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना में क्या होता है? उसके पास में जो कॉइल होती है उसमें भी EMF इंड्यूस हो जाता है। तो इसका टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब आप देखिए जब ये पॉजिटिव है तो P किससे कनेक्टेड है बच्चों? पॉजिटिव से। और N किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। तो डायोड किस में हुआ? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मिली एम्पियर में होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जब एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो डायोड जो है वो करंट को फ्लो होने देगा, राइट। तो यहां पर करंट फ्लो होगा इस तरह से। तो आप ये देखिए इस रेजिस्टेंस RL में जो करंट की डायरेक्शन आपको मिली फर्स्ट हाफ साइकिल में, या मैं कहूं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वो किधर मिली? X से Y। ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में मैं बात करूंगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव बनेगा और यहां पर पॉजिटिव बनेगा, राइट। अब आप देखिए P किससे कनेक्टेड है बच्चों? नेगेटिव से। और N किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। इसका मतलब PN जंक्शन डायोड किस में हुआ? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करंट बहुत कम फ्लो होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि PN जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, राइट। जब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है वो तो बेकार हो गया। लेकिन पूरे कंप्लीट साइकिल में, पूरे कंप्लीट एक साइकिल में अगर मैं बात करूं
तो उसमें करंट की डायरेक्शन मुझे क्या मिली बच्चों, एक्स से वाई। मतलब हमने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो यहां पर आप देखिए, इन फर्स्ट हाफ साइकिल द पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड बिहेव एज ए कंडक्टर, so current flows through load resistance from X to Y. During next half cycle, diode is in reverse bias and behave as an insulator, so no current flows in load resistance RL. तो ध्यान रखना है बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल AC का हाफ साइकिल ही DC में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ग्राफ की बात करें अगर हम, तो आप ग्राफ देखिए, ये इनपुट एसी वोल्टेज का ग्राफ है, दो साइकिल हमने यहां पे दिखाए हैं। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, इसलिए करंट फ्लो होगा। तो जो हमें यहां मिला है ग्राफ, बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पर भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में होगा, तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, 0 के बराबर। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में वापस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फिर ग्राफ मिल जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बच्चों, करंट 0। तो उस लोड रेजिस्टेंस आरएल में करंट की डायरेक्शन एक की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बच्चों, और कौन सी डायरेक्शन है वो, एक्स से वाई की ओर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। अब यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आप देखिए बच्चों, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जो यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डीसी आपको मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी। ये ध्यान रखना है बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी डीसी की भी होती है। नेक्स्ट है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में एसी के जो दोनों साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर दोनों साइकिल को ही मैं डीसी में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं उसको बोलूंगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां देखिए, इन फुल वेव रेक्टिफायर बोथ हाफ वेव ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहां पर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है और इस ट्रांसफार्मर को हमने नाम दिया है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। क्या है बच्चों, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ऐसा हमने इसलिए बोला है क्योंकि आप देखिए हमने टैपिंग कर दी है यहां पे सेंटर में। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, राइट, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा, सपोज मान लीजिए इसके और इसके बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया। कितना आया बच्चों, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो 10 वोल्ट को ये कैसे डिवाइड करेगा, +5 तो ये कर देगा, 0 इसको बना देगा और -5 इसको कर देगा। और ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, ये अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग होता है तो ये 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो 10 वोल्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, +5 वोल्ट ये, 0 बीच में और -5 वोल्ट ये, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज में लिया है। अगेन वही 220 वोल्ट यहां पर वोल्टेज है एसी का और 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। और अब यहां पर हमने 2 पीएन जंक्शन डायोड को यूज में लिया है। तो ध्यान रखना है बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 पीएन जंक्शन डायोड को यूज में लेते हैं। यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस है RL XY, ये RL हम कह सकते हैं इसको, ये लोड रेजिस्टेंस RL हो गया। डायोड D1 है, डायोड D2 है। अब मैं फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करूं, एसी का जो साइकिल है वो इस तरह से होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव हो गया। फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लीजिए ये टर्मिनल पॉजिटिव बना और ये टर्मिनल नेगेटिव बना, तो सिमिलरली ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन गया, राइट। अब आप देखिए डायोड D1 में P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, राइट, और डायोड D2 में P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब P पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा
और ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा। तो इसका बिहेवियर तो एज ए कंडक्टर होगा और इसका बिहेवियर एज ए इंसुलेटर होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों? करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां तक आया करंट, अब इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है? एज ए इंसुलेटर है। तो करंट किस में जाएगा? एक्स से वाई। तो आप देखिए इस सर्किट में करंट जो फ्लो होगा वो केवल इस तरह से होगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा। तो मैं लोड रेजिस्टेंस आरएल में अगर बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो करंट की डायरेक्शन क्या मिली मुझे? एक्स से वाई की तरफ, राइट। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में बात करते हैं। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये टर्मिनल बना नेगेटिव और ये टर्मिनल बना पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बना तो सिमिलरली मान लीजिए ये नेगेटिव बन गया और ये भी ये इधर पॉजिटिव बन गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए D1 में P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये किस में हो गया? रिवर्स बायस में। और D2 में P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। अब D2 तो फॉरवर्ड बायस में होगा और D1 जो है वो रिवर्स बायस में होगा, राइट। तो आप देखिए इसका बिहेवियर अब कंडक्टर की तरह हो जाएगा और इसका बिहेवियर इंसुलेटर की तरह हो जाएगा। तो करंट फ्लो होगा यहां से, करंट फ्लो हुआ यहां से, यहां तक आया करंट, इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो करंट कैसे जाएगा बच्चों? इस तरह से। तो यहां देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई हुई है। तो अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी लोड रेजिस्टेंस आरएल में करंट की डायरेक्शन क्या है? एक्स से वाई ही है। इसका मतलब करंट जो है वो दोनों हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस आरएल में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है। इसका मतलब हमने दोनों हाफ साइकिल को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखिए इन फुल वेव रेक्टिफायर both half wave of AC is converted into DC. In first half cycle, diode D1 is in forward bias and D2 in reverse bias. And in second half cycle, diode D2 is in forward bias and D1 in reverse bias. So, continuous current flows through RL in same direction from X to Y. तो हमने क्या किया है बच्चों? यहां पर दोनों ही हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक तो इसका सर्किट डायग्राम जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक इसका ग्राफ जो है, यहां देखिए ये इनपुट एसी वोल्टेज आपको दिया हुआ है और इसमें 2 साइकिल दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, एक साइकिल ये हो गया, दूसरा साइकिल ये हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें लोड रेजिस्टेंस आरएल में करंट जो मिलेगी वो एक्स से वाई मिलेगी। तो हमने ये ग्राफ बना दिया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट एक्स से वाई ही मिल रही है, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल का ग्राफ हो गया। तो ये तो हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर दिया डीसी में, फिर ऐसे ही इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आउटपुट डीसी वोल्टेज जो है उसका ग्राफ हमें यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पर हमने क्या किया है? दोनों हाफ साइकिल को किस में कन्वर्ट कर दिया है बच्चों? डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए इसका एक हाफ साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल यहां हो रहा है, तो इसके एक कंप्लीट साइकिल में इसके 2 साइकिल हो गए बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी जो हमें मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग, मतलब डीसी पल्स की फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो पल्सेटिंग डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एसी की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर बात की हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्टर सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमें डीसी मिलती है बच्चों, वो प्योर डीसी नहीं होती है। प्योर डीसी हमें बैटरी से मिलती है। और प्योर डीसी किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं प्योर डीसी। यहां पर हमें जो डीसी मिला है उसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। कैसा डीसी मिल रहा है बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। अब मुझे उसको कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कुछ फिल्टर सर्किट लगाते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखिए, टू गेट स्टडी वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफाइड पल्सेटिंग वोल्टेज, मतलब हमें जो डीसी मिला वो पल्स की फॉर्म में मिला, इस तरह से पल्स की फॉर्म में।
जबकि प्योर डीसी कैसा होता है बच्चों, ये प्योर डीसी है, राइट, और ये है पल्सेटिंग डीसी। तो हमें पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो टू गेट स्टडी वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट फ्रॉम द रेक्टिफाइड पल्सेटिंग वोल्टेज, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड with load resistance Rn. They are known as filters because they filter out the AC component of the voltage. देखिए कैसे, मान लीजिए हमने यहां पर एक AC वोल्टेज लगाया हुआ है, ठीक है, और यहां पर हमने एक रेक्टिफायर लिया हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर। मान लीजिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। जब ये फुल वेव रेक्टिफायर में हमने AC को इसमें भेजा तो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट क्या हुआ बच्चों, AC, और आउटपुट क्या देगा, ये इस तरह का, ये मिलता है हमें, राइट। ये पल्सेटिंग DC है, ये हमें आउटपुट मिला। अब ये जो आउटपुट है ये यहां जाएगा। अब एक चीज हम जानते हैं बच्चों, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में DC के भी कंपोनेंट है और इस आउटपुट में AC के भी कंपोनेंट है, राइट। अब आप देखिए AC में क्या होता है, XC इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1/ωc होता है बच्चों। तो कैपेसिटर जो है वो AC के लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, राइट, लेकिन DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर जो है वो AC के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा कैपेसिटर का, लेकिन अगर मैं DC के लिए बात करूं तो DC के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। अब आप देखिए यहां पर इस जगह पर AC और DC दोनों के कंपोनेंट हैं, राइट। अब क्या होगा, ये यहां पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो AC को तो ये जाने देगा कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जो है AC के लिए केवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन DC के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, राइट। तो आप देखिए AC को जाने देगा लेकिन DC को ये बिल्कुल रोक लेगा, DC को नहीं जाने देगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इंडक्टर की बात करूं बच्चों, तो इंडक्टर के लिए XL इज इक्वल टू होता है ωL। तो XL जो होता है मतलब इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो DC को आसानी से फ्लो होने देता है और AC को वो रोकता है। तो आप देखिए AC का कंपोनेंट यहां चला गया, यहां पर क्या हो गया, DC के कंपोनेंट को आसानी से फ्लो होने दिया लेकिन AC को यहां रोक लिया। तो फाइनली यहां पे जो मुझे मिला वो क्या मिला बच्चों, प्योर DC वोल्टेज मिला। तो यहां पर फिल्टर सर्किट में हम L और C को लगाकर, राइट, जो हमारे पास मिक्सचर है AC और DC का, उसमें से हम AC को रिमूव कर सकते हैं, तो प्योर हमें DC ऑब्टेन हो जाएगा। और इसका यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये इनपुट AC वोल्टेज जो हमने सप्लाई किया और फाइनली जो यहाँ पर हमें मिलेगा आउटपुट, अब आउटपुट जो है मुझे इस तरह का मिलेगा। आप देखिए पहले वेरिएशंस इतने ज्यादा थे, अब वेरिएशंस जो है वो कम हो गए, मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि हमें लगभग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का DC यहां पर मिल रहा है। अगर मैं इसके अलावा और LC सर्किट लगा देता हूं तो इसमें और भी थोड़ा बहुत अगर AC का कोई कंपोनेंट बचा हुआ होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, प्योर DC मिल जाएगा। तो इस तरह से फिल्टर सर्किट की हेल्प से हम पल्सेटिंग जो DC है उसको प्योर DC में कन्वर्ट कर सकते हैं।